हैदराबाद में कांग्रेस ने जमकर मंथन किया, लेकिन उस मंथन से कंफ्यूजन का अमृत निकला। कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर कंफ्यूज है। गठबंधन में टिकट बंटवारे को लेकर कंफ्यूजन है। एक तरफ जब नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव सितंबर के अंत तक टिकटों का बंटवारा चाहते हैं, वहीं कांग्रेस की राय है कि इस मामले को नवंबर तक टाल दिया जाए, ताकि जब तक 5 राज्यों के नतीजे सामने आ जाएं। हैदराबाद में सबसे ज्यादा विरोध केजरीवाल के साथ गठबंधन को लेकर हुआ। सूत्रों का कहना है कि पार्टी नेताओं ने कहा कि अगर करना संभव नहीं है तो कम से कम नवंबर तक सीट बंटवारे पर चर्चा को टाल दिया जाए। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी के बेहतर प्रदर्शन करने का विश्वास जताते हुए गठबंधन के सहयोगियों के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर बातचीत नवंबर तक टालने का आग्रह किया, ताकि तब तक पार्टी की स्थिति और मजबूत हो जाए। केजरीवाल के साथ गठबंधन का विरोध उन राज्यों के कुछ नेताओं ने किया जहां कांग्रेस का सीधे गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ मुकाबला है। ये अपील ऐसे वक्त में की गई जब पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने विपक्षी गठबंधन के साथ साथ कांग्रेस को भी मजबूत करने पर जोर दिया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कई नेताओं ने कांग्रेस कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक के दौरान कांग्रेस संगठन तथा विपक्षी गठबंधन को मजबूत करने की अपील का समर्थन किया, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी को अपनी जैसी विचारधारा वाले दलों के साथ सीटों के बंटवारे की व्यवस्था करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सोनिया गांधी ने हैदराबाद में आयोजित 2 दिवसीय बैठक के दौरान गठबंधन को मजबूत करने का आह्वान पार्टी के नेताओं से किया, जबकि राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और विपक्षी गठबंधन दोनों को मजबूत किया जाना चाहिए। सूत्रों ने बताया कि कई नेताओं ने कहा है ये कांग्रेस की स्थिति की कीमत पर नहीं किया जाना चाहिए। हैदराबाद बैठक में अजय माकन, सीडब्ल्यूसी मेंबर अलका लांबा और पंजाब कांग्रेस के प्रताप सिंह बाजवा समेत दिल्ली और पंजाब के कुछ नेताओं ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन का विरोध किया। सूत्रों ने बताया कि माकन के नेतृत्व में कहा गया कि वे गठबंधन के पक्ष में हैं, लेकिन कांग्रेस को सीट बंटवारे की बातचीत में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इन 5 राज्यों के नतीजे आने तक इंतजार करना चाहिए। सूत्रों ने कहा कि माकन ने पार्टी नेतृत्व से कहा कि वे गठबंधन के पक्ष में हैं, लेकिन कांग्रेस को सीट बंटवारे पर बातचीत में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और इन 5 राज्यों में नतीजे आने तक इंतजार करना चाहिए। उन्होंने सीट बंटवारे पर बातचीत करने के बजाय पार्टी को मजबूत करने का आह्वान किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री माकन ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता उन राज्यों में चुनाव लड़ने की घोषणा कर रहे हैं जहां कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में है। साथ ही कांग्रेस नेताओं पर हमले भी कर रहे हैं और इस पर रोक लगनी चाहिए। सूत्रों ने कहा कि पंजाब के नेता बाजवा और अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग राज्य में केजरीवाल के साथ गठबंधन के पक्ष में नहीं हैं। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष राजा वड़िंग ने पार्टी नेताओं को निशाना बनाने का भी मुद्दा उठाया था, लेकिन उन्हें पार्टी नेतृत्व के साथ अलग से चर्चा करने के लिए कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। शशि थरूर अक्सर किसी न किसी मुद्दे को लेकर पीएम मोदी की तारीफ कर देते हैं। थरूर के नक्शे कदम पर चलते हुए टीएस सिंहदेव ने भी पीएम मोदी की तारीफ कर दी। अब इन सब से कांग्रेस इतनी आहत हुई कि हैदराबाद बैठक में बाकायदा पार्टी ने इस पर चर्चा की और सबको पीएम मोदी की तारीफ नहीं करने को कहा। कांग्रेस का मानना है कि पीएम मोदी की तारीफ करने से नुकसान पार्टी का होगा, इसलिए कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में पार्टी नेतृत्व ने नेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ न करने की नसीहत दी, भले ही वे किसी सरकारी कार्यक्रम में मौजूद हों। बैठक में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के प्रधानमंत्री की तारीफ करने का मुद्दा उठा। सूत्रों का कहना है कि टीएस सिंहदेव ने अपने बयान पर खेद जताया। दरअसल एक सरकारी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए टीएस सिंहदेव ने कहा था कि उन्होंने छत्तीसगढ़ को बहुत कुछ दिया है। इतना ही नहीं, टीएस सिंहदेव ने यहां तक कह डाला कि पीएम मोदी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते और हमने अब तक उनसे जो मांगा हमें मिला। छत्तीसगढ़ में चुनाव के मौके पर पीएम मोदी की तारीफ किए जाने से कांग्रेस में खलबली मच गई थी, जिसके बाद कार्य समिति की बैठक में इस किस्म का फैसला लिया गया। विधानसभा और आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने चुनावी रणनीति का खाका तैयार कर लिया है। पार्टी ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक और महिलाओं को केंद्र में रखकर चुनावी मैदान में उतरेगी। जातिगत जनगणना, महिला आरक्षण विधेयक और एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण की ऊपरी सीमा बढ़ाने की मांग करते हुए कांग्रेस ने अपना एजेंडा साफ कर दिया। 2 दिन तक चली कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में चुनावी रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। पार्टी ने साफ कर दिया कि ओबीसी राजनीति अब कांग्रेस के केंद्र में होगी। यही वजह है कि सीडब्ल्यूसी ने जातिगत जनगणना और आरक्षण की सीमा को बढ़ाने की वकालत की। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने इससे पहले कभी ओबीसी का भरोसा जीतने की कोशिश की, पर साल 2006 में यूपीए सरकार के वक्त केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण और 2011 में जातिगत जनगणना कराने के फैसले के बावजूद पार्टी को इसका चुनावी लाभ नहीं मिला। पार्टी के एक नेता ने कहा, अब स्थिति बिल्कुल अलग है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कोलार रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा दे चुके हैं।
इसको आगे बढ़ाते हुए सीडब्ल्यूसी ने आरक्षण की सीमा बढ़ाने की मांग की है। पार्टी का मानना है कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में ओबीसी अहम भूमिका निभाएंगे। पिछले कई चुनाव में ओबीसी भाजपा को वोट करता रहा है, इसलिए कांग्रेस और गठबंधन ओबीसी मतदाताओं का भरोसा जीतने में जुटा है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी ओबीसी की भूमिका अहम है। यही वजह है कि कांग्रेस जातिगत जनगणना का और आरक्षण की सीमा बढ़ाने को लेकर सरकार पर दबाव बढ़ा रही है। गठबंधन के घटक दल राजद, जदयू और डीएमके पहले से जातिगत जनगणना के हिमायती रहे हैं। ऐसे में पार्टी की चुनावी रणनीति पर इंडिया गठबंधन के घटक दलों की भी छाप नजर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से दूर करने के लिए बने विपक्षी गठबंधन के सामने एक के बाद एक करके मुसीबतें सामने आ रही हैं। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और नीतीश कुमार का मामला सुलझा भी नहीं था कि अब सीपीएम ने विपक्षी गठबंधन से किनारा कर लिया। सीपीएम ने साफ कर दिया कि वे केरल और पश्चिम बंगाल में किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी और न ही विपक्षी गठबंधन की किसी समिति के लिए अपना कोई प्रतिनिधि का नाम प्रस्तावित करेगी। असल में सीपीएम चुनाव पूर्व की जगह चुनाव के बाद गठबंधन बनाने की पक्षधर रही है। इसके पक्ष में तर्क देते हुए सीताराम येचुरी ने कहा था कि 2009 में लेफ्ट फ्रंट ने 62 सीटें जीती थीं, जिनमें से 57 सीटें उसने कांग्रेस को हराकर जीती थीं। लेकिन उसके बाद यूपीए 2 की सरकार आराम से चली। वजह यही रही कि सीपीआईएम ने कथित तौर पर बंगाल में केरल में गठबंधन के खिलाफ फैसला करके बगावत करने का ऐलान कर दिया। सूत्रों का कहना है कि सीपीआईएम ने अपने मुख्य प्रतिद्वंदी दल ममता बनर्जी की तृणमूल और कांग्रेस से दूर रहने का फैसला किया। इसके अतिरिक्त उसने भाजपा विरोधी मोर्चे की समन्वय बैठकों के लिए भी प्रतिनिधि का नाम नहीं देने का फैसला किया है। सूत्रों का कहना है कि सीपीएम ने बंगाल में भाजपा और तृणमूल दोनों से दूरी बनाए रखने का फैसला किया। सीपीएम ने इस फैसले से विपक्षी गठबंधन में खामियां और मतभेद उजागर हो रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि दिल्ली में सीपीएम पोलित ब्यूरो की बैठक में ये निर्णय लिए गए। सूत्रों ने दावा किया कि ये फैसले विपक्षी वोटों का बंटवारा नहीं होने को सुनिश्चित करने की रणनीति का हिस्सा हैं। सीपीएम पिछले सप्ताह भारत समन्वय समिति की बैठक में शामिल नहीं हुई। उसके लिए 14 सदस्यीय पैनल में एक सीट खाली रखी गई थी। वामपंथी दल का निर्णय हालांकि आश्चर्यजनक है, लेकिन ममता बनर्जी को परेशान नहीं कर सकता है, क्योंकि उन्होंने वामपंथी नेताओं के साथ मंच साझा नहीं करने के पहले ही इनकार कर दिया था। बैठक के बाद सीपीएम पोलित ब्यूरो के बयान में फैसलों का जिक्र नहीं है। हालांकि ऑन रिकॉर्ड पार्टी ने कहा कि ये गठबंधन की मजबूती और विस्तार के लिए काम करेगा। पार्टी ने कहा कि पोलित ब्यूरो ने भारतीय गणराज्य के धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक चरित्र, संविधान, लोकतंत्र और लोगों के मौलिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा के प्रयासों को मजबूत करने के लिए इंडिया ब्लॉक के आगे एकीकरण और विस्तार के लिए काम करने का फैसला किया। इसके लिए जरूरी है कि केंद्र की भाजपा सरकार को राष्ट्र नियंत्रण से दूर रखा जाए। पोलित ब्यूरो ने इन प्रयासों को और मजबूत करने का फैसला किया। पोलित ब्यूरो ने कहा कि उसने देश भर में सार्वजनिक बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित करने और आगामी चुनावों में भाजपा की हार सुनिश्चित करने के लिए लोगों को एकजुट करने के लिए पटना, बेंगलुरु और मुंबई में 3 बैठकों में पार्टी का रुख भी समर्थन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। बीजेपी पहले चाहती रही कि महिला आरक्षण बिल संसद में पारित हो जाए। एक बार फिर ये बिल चर्चा में है, लेकिन महिला आरक्षण बिल पेश हो इसके पहले राज्यसभा के सभापति ने बड़ा धमाका कर दिया। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संसद के विशेष सत्र में राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही उपसभापतियों के पैनल की घोषणा की। एक बड़ी घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि इस पैनल में 50% महिला सदस्यों को नामित किया गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इसका जिक्र भी किया और कहा कि ये तो बस शुरुआत है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि G20 नई दिल्ली शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन पर पूरे देश को बधाई देते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है, जिसने हर भारतीय के दिलों को गर्व से भर दिया और वैश्विक मंच पर देश के नेतृत्व का कद ऊंचा कर दिया। भारत की G20 अध्यक्षता समावेशी, महत्वाकांक्षी, कार्यान्मुख है, निर्णायक और जन केंद्रित साबित हुई है। सूत्रों के हवाले से खबर में कहा गया कि केंद्र सरकार महिला आरक्षण बिल ला सकती है। संसद के विशेष सत्र में ये बिल पेश किया जा सकता है। पिछले 27 साल से महिला आरक्षण बिल अटका पड़ा है। बीजेपी की सरकार इस पर अब बड़ा कदम उठाने की तैयारी में जुटी है। संसद के 5 दिनों के विशेष सत्र के पहले दिन हुई कार्रवाई सर्वदलीय बैठक में विपक्षी गठबंधन सहित सत्तारूढ़ एनडीए के कई दल यहां विशेष सत्र में महिला आरक्षण विधेयक पारित करने का जोरदार समर्थन करते नजर आए। लेकिन इस बिल को लेकर आरजेडी, जेडीयू और समाजवादी पार्टी खामोश है। वजह यह कि जब यूपीए के शासनकाल में महिला आरक्षण बिल सदन में पेश किया गया था, तब मुलायम सिंह यादव और लालू यादव ने हंगामा खड़ा कर दिया। सदन में बिल की प्रतियां फाड़ी गईं। आखिरकार मनमोहन सिंह सरकार को बिल वापस लेना पड़ा।
अब अगर मोदी सरकार बिल पेश करती है और कांग्रेस खुलकर समर्थन करती है तो विपक्षी गठबंधन में दरार पड़ सकती है। इस बारे में पूछे जाने पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार उपयुक्त समय पर उचित फैसला लेगी। इस सर्वदलीय बैठक में लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में महिला आरक्षण की जोरदार वकालत की गई। फिलहाल बीजेपी के सहयोगी और एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की इस मांग में उनका समर्थन दिया। इसके साथ ही बीआरएस, टीडीपी और बीजू जनता दल ने सरकार से आग्रह किया कि संसद की कार्यवाही नई इमारत में स्थानांतरित होने के महत्वपूर्ण मौके पर महिला आरक्षण विधेयक पारित कर इतिहास रचा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। खनन घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग और फर्जी दस्तावेजों के सहारे जमीन खरीद के मामले में फंसे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ा झटका दे दिया। असल में हेमंत सोरेन ईडी की पूछताछ से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राहत देना तो दूर, उनकी याचिका पर सुनवाई तक करने से मना कर दिया। मतलब नमाज बख्शवाने गए थे, रोजे गले पड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन से कहा कि यहां क्यों आए हो, हाई कोर्ट जाओ। इसके बाद सोरेन के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि कोर्ट का सम्मान करते हैं, सीएम हेमंत सोरेन इस पर फैसला लेंगे। लोकतांत्रिक तरीके से ही हम इन सारी चीजों को देखते हैं। आने वाले समय में देखना यह होगा कि क्या होता है। और इस बीच ईडी ने पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चौथा समन भी भेज दिया। ईडी ने चौथी बार समन भेजकर हेमंत को 23 सितंबर को पूछताछ के लिए फिर से रांची ईडी दफ्तर बुलाया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हेमंत सोरेन ने अपने वकील के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में 24 अगस्त को याचिका दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने ईडी द्वारा समन किए जाने की प्रक्रिया को चुनौती दी थी। अपनी याचिका में हेमंत सोरेन ने कहा कि ईडी द्वारा उन्हें समन कर बुलाया जाना गलत है। अब तक ईडी ने हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए 4 बार समन जारी किया है, लेकिन वे एक बार भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। ईडी अब तक 3 बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन भेजकर रांची जोनल ऑफिस में पूछताछ के लिए उपस्थित होने को कह चुकी है। जानकारी के मुताबिक ईडी हेमंत सोरेन से लैंड स्कैम से जुड़े केस में पूछताछ करना चाहती है। फर्जी कागजात के आधार पर जमीन खरीदने के मामले में ईडी द्वारा समन जारी करने पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने अपने वकील के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। बिहार की सियासत में नीतीश कुमार एक अबूझ पहेली बन गए हैं। वजह उनका व्यवहार है जो लगातार बदलता रहता है। इस अबूझ पहेली को अमित शाह ने बिहार आकर और ज्यादा अबूझ बना दिया। झंझारपुर की सभा में जिस तरह से अमित शाह ने हमले के मुहाने पर लालू यादव को रखा, जिस तरह से कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक के ठीक पहले ललन सिंह बीमार हो गए और उनकी जगह संजय झा भेजे गए, ये वही संजय झा हैं जो बिहार में एनडीए की पहली सरकार बनने के पहले जेडीयू और बीजेपी के बीच सेतु थे। तब वो बीजेपी में थे, लेकिन नीतीश कुमार से उनकी इतनी छनी कि वे जेडीयू में शामिल हो गए। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि जिस दिन नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होगी उसी दिन वे गठबंधन छोड़ देंगे। वैसे भी विपक्षी गठबंधन को नीतीश कुमार पर कुछ भरोसा नहीं। चिराग पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री पद को लेकर नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा कई मौकों पर साफ देखी गई। हालांकि विपक्ष की तरफ से पीएम पद के लिए किसी का भी नाम सामने नहीं आया। जीतन राम मांझी ने कहा कि G20 के डिनर में नीतीश शामिल हुए। पीएम मोदी ने उनकी मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति से कराई और जो नीतीश कुमार पीएम मोदी को देखना तक नहीं चाहते थे, लेकिन वे उनके साथ सट कर खड़े थे। ये सब आने वाले समय की नई राजनीति के बारे में संकेत करता है। क्या होगा ये आने वाले दिन में देखेगा। सच है कि महागठबंधन में आने वाले दिन पहली बार नीतीश कुमार और पीएम मोदी की मुलाकात हुई। G20 डिनर में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति भवन से कई राज्यों के मुख्यमंत्री को आमंत्रण भेजा गया था और उसी कड़ी में नीतीश कुमार दिल्ली गए थे। सच ये भी है कि इसके पहले द्रौपदी मुर्मू की ओर से जब राष्ट्रपति बनने के बाद राष्ट्रपति भवन में भोज दिया गया, तब नीतीश कुमार ने भोज का बॉयकॉट किया था। नीति आयोग की कई बैठकों में नीतीश कुमार नहीं गए। नए संसद भवन के उद्घाटन में भी नीतीश कुमार नहीं गए। लेकिन इस बार राष्ट्रपति की ओर से दिए गए भोज के आमंत्रण को स्वीकार करना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना, जिसके बाद केंद्र का बिहार के लिए खजाना खोल देना, ये सब एनडीए में शामिल होने की
हवा को सकारात्मक दिशा दे रहा था। वैसे तो राजनीति में सब कुछ संभव है। खुद नीतीश कुमार 2 बार पाला बदल चुके हैं और इस बार नीतीश कुमार जिस बड़े लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं वो पीएम पद की ओर ले जाएगा या नहीं, ये तो समय के हाथ में है। लेकिन नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्षी एकता के कारण बने नीतीश कुमार को राष्ट्रीय स्तर का नेता बताना शुरू कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि एनडीए में नीतीश कुमार चले जाते हैं तो तात्कालिक फायदा तो बीजेपी को ही होगा, लेकिन नीतीश कुमार की राजनीति को क्या मिलेगा? सीएम तो वो अभी भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। संसद का विशेष सत्र शुरू हो गया है और पुराने संसद भवन में कार्यवाही का आखिरी दिन खत्म हो गया। मंगलवार से नए संसद भवन में सदन की कार्यवाही चलेगी। कार्यवाही के दौरान राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने बार बार व्यवधान डाल रहे जयराम रमेश की जमकर क्लास लगाई। उन्होंने कहा कि जब नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं तब आप सुपर नेता विपक्ष बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? जगदीप धनखड़ ने कहा कि जयराम रमेश जी, आप अपनी आदत के शिकार हो गए हैं। जब मैं खड़गे जी से बात कर रहा हूं फिर आप हर बार हस्तक्षेप क्यों करते हैं? हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि एलओपी इस मौके का इस्तेमाल रुकावट, हंगामा आदि को सही ठहराने के लिए करेंगे, तो ये अच्छा नहीं है। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने G20 को लेकर केंद्र सरकार पर कटाक्ष करने की कोशिश की। खड़गे ने अपने भाषण में कहा कि हम महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय G20 के बारे में बात करने में व्यस्त हैं। जब खड़गे ने G20 को G2 कहा तो इस पर सभापति जगदीप धनखड़ ने उन्हें टोका। राष्ट्रपति ने कहा कि G20 है, इसके जवाब में खड़गे ने कहा जीरो कमल से ढका हुआ है। नेता विपक्ष ने कहा कि G20 का जो विज्ञापन है उसमें G20 की जगह G2 ही दिखता है क्योंकि इसमें जीरो कमल से ढका हुआ है। खड़गे के इस जवाब में उपराष्ट्रपति ने कहा, खड़गे जी, ये आपके स्तर का नहीं है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नेहरू जी का मानना था कि एक मजबूत विपक्ष की अनुपस्थिति का मतलब है कि सिस्टम में महत्वपूर्ण कमियां हैं। अगर कोई मजबूत विपक्ष नहीं है तो ये सही नहीं है। अब एक मजबूत विपक्ष है। ईडी सीबीआई के माध्यम से इसे कमजोर करने पर प्रयास किया जा रहा है। उन्हें अपनी पार्टी में ले जाओ, उन्हें वॉशिंग मशीन में डाल दो और जब वे पूरी तरह से साफ हो जाएं तो वहीं रख लो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।